Hello students, my name is Vivek and today we are going to continue our topic regarding class 11th Political Science chapter 1 Constitution, why and how. In the previous video we have studied what was Constitution. Constitution एक संविधान है क्या, और हमने उसके कुछ कार्यों के बारे में, उनके कामों के बारे में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुनियादी नियमों का एक स्वरूप है, एक किताब है, एक बुक है जिसमें फंडामेंटल बेसिक रूल्स आर मेंशन, लिखे गए हैं कि जो हमें बताएंगे कि देश को किस प्रकार से हमें चलाना है, देश में किस प्रकार के कानून होंगे, सरकार की क्या शक्तियां होंगी और लोगों के क्या क्या अधिकार होंगे, किस प्रकार से विविधताओं से भरे देश में लोग एक समन्वय और एक विश्वास की भावना के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, वो हमें सब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। हमने ये पिछले वीडियो में देखा। आज हम हमारे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये हमारे को मिला किस प्रकार से, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किस प्रकार से गया, इसका स्वरूप किस प्रकार से तैयार हुआ, इसका मसौदा किस प्रकार से तैयार हुआ, और आखिरी में आके 26 जनवरी 1950, दैट इज ऑन द 26th of January 1950, we have received this wonderful document which is so helpful to govern our country. In fact, we cannot imagine the status or the political structure of our country. हम हमारे देश के राजनीतिक ढांचे के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। तो चलिए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से हुआ। 1946 में इन 1946 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हिंदुस्तान में एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। द पर्पस ऑफ दिस कैबिनेट मिशन प्लान, इस कैबिनेट मिशन प्लान को भेजने का जो उनका मकसद था कि भारत को एक संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण भारत के लिए किया जाए, ताकि भारत देश आज़ाद होने के बाद, दैट वाज इन 1947 ऑन 15th of August 1947, कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के यहाँ से जाने के बाद भारत में सरकारें कार्य करेंगी, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट किस प्रकार से बनाई जाएगी, उस स्वरूप को तैयार करने के लिए, उस मसौदे को तैयार करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि एक संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें दिया। जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान ने किस प्रकार से इलेक्शंस करवाने की सोची, उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या क्या उन लोगों ने सुझाव हमें दिए, अगर उसके बारे में हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान को प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। नाउ व्हाट इज प्रोविंस एंड अ प्रिंसली स्टेट, हमें सबसे पहले समझना होगा एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रोविंस यानी कि एक प्रांत और प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें। जो प्रांत होते थे उस समय यानी प्रोविंस जो होते थे, वो पूर्णतः यानी पूरी तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में होते थे, यानी यहाँ पे कोई राजा या वहाँ के कोई शासक राज नहीं कर रहे हैं, पूर्णतः इसके ऊपर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है और वो ही यहाँ पर राज्य करते हैं। तो प्रोविंस में किसका अधिकार है? पूर्णतः ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है। अगर प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें, इन रियासतों में वहाँ के जो भी राजा महाराजा लोग थे, शासन तो वही कर रहे थे, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे कि वो शासन वही करेंगे, लेकिन उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण डिसीजंस और निर्णय लेने हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रजामंदी और उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिए जा सकेंगे। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द
प्रिंसली स्टेट्स। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होना था, उसके लिए इलेक्शंस करवाए गए और उन मेंबर्स को, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, उनको इलेक्ट करने के लिए हमारी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जो प्रांतीय सरकारें थी, यानी कि जो हमारी प्रांतीय विधायी पालिकाएं थी, वहां से जो लोग चुन के आए थे, उन प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनने का अधिकार इन लोगों को मिला। किस प्रकार से मिला? इन लोगों ने जनसंख्या के आधार पर हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इन लोगों ने बांट दिया। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। 10 लाख लोगों की जनसंख्या पे एक सीट का बंटवारा किया गया कि जिस भी प्रांत के अंदर 10 लाख लोगों की जनसंख्या निवास करती है, 10 लाख पे उस प्रांत को एक सीट दे दी गई। मान लीजिए अगर किसी प्रांत की जनसंख्या 30 लाख है तो उस प्रांत को 3 सीट मिल गई, यानी 10 लाख पर एक सीट का इन्होंने बंटवारा किया। उसी हिसाब से हमारे प्रांतों को कुल 292 सीटों का बंटवारा मिला। प्रांतों यानी प्रोविंसेस को 292 सीटें मिली और इसी प्रकार हमारी देशी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट मिल पाई। इस हिसाब से इन 292 और 93 सीट अगर को हम टोटल करें तो ये 385 बनता है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो जो मेंबर्स की संख्या थी दैट वाज 389। तो ये 4 मेंबर जो हैं ये उस समय ब्रिटिश कमिश्नरीज यानी कि जो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान यानी कि दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान से भी 4 सीटें मिली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और आखिरी में अंत में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की संख्या बढ़कर 389 यानी 389 हो गई। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1940 में हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सुझाव देता है, उसमें इलेक्शंस के अंतर्गत मेंबर्स को चुना जाता है और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव यानी हमारी प्रांतीय सरकारें थी वहां के नुमाइंदे इनडायरेक्टली इसको चुनते हैं। जनसंख्या के आधार पर उन्हें सीटें दी जाती हैं। 10,000 जनसंख्या पर एक सीट मिलती है, प्रोविंस को 292 सीट कुल मिलती हैं। इसी प्रकार प्रिंसली राज्य यानी देशी रियासतों को 93 सीटें मिलती हैं और 4 सीट हमारी ब्रिटिश कमिश्नरीज जो उस समय दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान थे वहां से हमारे पास 4 सीट आती हैं। ईच प्रोविंस सीट इज डिवाइडेड इनटू मुस्लिम, सिख एंड जनरल। हर एक जो प्रांत की सीट थी वो फर्दर जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम्स, सिख और जनरल में हिंदूज एंड ऑल, मुस्लिम, सिख और जनरल में ये विभाजित कर दी जाती हैं, यानी यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया जाता है। मुस्लिम, सिख और जनरल में ये इन सीटों को, प्रांतीय सीटों को विभाजित किया जाता है। बट जैसे ही दोस्तों हमारे देश का विभाजन की खबर आई, हमारे जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत कंट्री को डिवाइड करने की जो योजना है उसको मंजूरी जब मिलती है तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी 2 भाग हो गए हैं, जैसे देश के 2 भाग हुए उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकेंड इज पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान संविधान सभा अब ये डिवीजन हो चुका है और उस डिवीजन के कारण जो प्रोविंसेस यानी कि जो प्रांत और जो प्रिंसली स्टेट यानी कि जो देशी रियासतें पाकिस्तान के अंदर आ चुकी थी, वहां से जो सीट हमारे पास आई थी वो सीट अब पाकिस्तान को मिल गई। इस प्रकार से कुल सदस्यों की संख्या अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा में पार्टीशन के बाद
कुल 299 यानी 299 members are there into Indian Constituent Assembly after partition। विभाजन के बाद 299 हमारे पास ये संख्या रह जाती है। तो इस प्रकार से एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन योजना ने जनसंख्या के अधिक आधार पर प्रांतों को और देशी रियासतों को यानी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को डिवाइड किया, उनको कुछ सीट्स अलोकेट हुई। डिवीजन से पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की जो संख्या वो 389 थी। आफ्टर डिवीजन जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके सदस्यों की संख्या हमारे पास 299 हो जाती है। तो इस प्रकार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का स्वरूप तय किया गया। अब बात करते हैं कि इस संविधान सभा ने बनने के बाद कार्य किस प्रकार से शुरू किया। संविधान सभा ने बनने के बाद किस प्रकार से कार्य शुरू किया। संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9th of December 1946 पहली बार ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि 389 जो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, ये 1946 की बात है। 389 जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन लोगों ने पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग की और इन्होंने अपनी सभा में प्रस्ताव पास किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी जानते हैं, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पर ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर। मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आप अभी ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कंट्री के, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है हमारी संविधान सभा का, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बी आर अम्बेडकर की अगर बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया चेयरमैन। चेयरमैन किस चीज का चेयरमैन? एक मसौदा समिति, एक ड्राफ्टिंग कमिटी वी टॉक अबाउट जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने जा रही है, उसकी जिम्मेदारी उसके एक मसौदे को यानी उसके एक ड्राफ्ट को तैयार करने की जिम्मेवारी दी जाती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डिक्लेयर किया जाता है। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। लेट मी रीइटरेट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of the constituent assembly। जो संविधान सभा हमने कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जिसका निर्माण किया था, उस संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए, उसके ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए अपना एक कमेटी बनाई है जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ इसमें 6 और सदस्य थे। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या थी 7 इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 और सदस्य थे। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ड्राफ्टिंग कमेटी के निर्माण की तरफ पहुंच चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम कैबिनेट मिशन योजना में बना चुके थे। उसके बाद हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका चेयरमैन, जिसकी जिम्मेवारी हमें बी आर अम्बेडकर को सौंप दी है। 14 अगस्त 1947
को हम फिर से मिलते हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से मीटिंग करती है, बट नाउ दे आर मीटिंग एज ए डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट, विभाजित संविधान सभा। विभाजित किस प्रकार? क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान बनने से पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो अलग हो चुके हैं, और अब हमारे पास कुल मेंबर्स हैं 299। तो 14 अगस्त को जब हम दोबारा मिलते हैं तो हमारे पास मेंबर्स बचते हैं 299। अब इन 299 लोगों ने, स्टूडेंट्स, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया हमारे संविधान का मसौदा तैयार करने में और हमारे संविधान को एक मूल रूप देने में। तो संविधान को कुल मिला के 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, संविधान सभा को। ये संविधान सभा लगभग 165 दिन और लगभग 11 सेशंस, 165 दिन और 11 सेशंस में इन लोगों ने विचार विमर्श करके, इन लोगों ने डेलिब्रेशन करके, बहुत ज़बरदस्त विचार विमर्श के जो मसौदा हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, हमारी मसौदा समिति ने हमें दिया है, उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, देश की सरकार का रूप एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, या फिर एक हमारे पास फेडरल संघीय ढांचा होना चाहिए। इस प्रकार से अत्यंत विचार विमर्श करने के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स चुने गए थे, उन मेंबर्स में लगभग उन सीट्स में से 82% यानी 82% सीट्स वर ऑक्यूपाइड बाय कांग्रेस ओनली। सिर्फ कांग्रेस के हिस्से ही उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 82% सीट आई हुई थी। लेकिन इस समय कांग्रेस में भी बहुत सारे विचारधारा एक साथ काम कर रही थी। नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपस में एक दूसरे से कभी किसी मुद्दे पर वो सहमत होते थे, कभी किसी मुद्दे पर उनमें मतभेद भी होते थे। अगर बात करूं BR अम्बेडकर, जो हाईली क्रिटिक टू गांधी एंड ऑल, तो इस प्रकार से अलग अलग विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंडर काम भी कर रहे थे। इससे हमारे संविधान को एक विविधता भी मिली, एक डाइवर्सिटी भी मिली कि हर तरह के विचारधारा, हर तरह के समाज के व्यक्ति को हमारे संविधान सभा में सीट मिली, और उसके कारण हम पूरे हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को भी कवर हम कर पाए, पूरे हिंदुस्तान की विविधता को भी हम हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में समावेश उसका हम कर पाए। आखिरी मीटिंग इनकी होती है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब थम्स अप कर दिया जाता है, यस दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग, और हम इसको देश में लागू करने वाले हैं। वो आखिरी मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और आप सब ये जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950, दैट इज 26th of January 1950, हमें हमारे देश में एक संविधान मिल जाता है और हमारे देश में संविधान लागू हो जाता है। इसी कारण हम हर साल 26 जनवरी दैट वी सेलिब्रेट आज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के तौर पर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन आखिरी में 26 जनवरी 1950 को हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है। लेकिन उससे भी पहले, ये तो वो डेट है कि जिस दिन कंट्री में ये लागू होता है, पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाता है, बट उससे पहले 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लेती है, उसको अडॉप्ट कर लेती है, और ये कहा जाता है कि हम इसको अब देश में लागू करेंगे।
That was on 26th of November 1949. They have adopted the constitution. The date on which constitution was adopted by the constituent assembly, that is adopted means अंगीकृत कर लिया संविधान सभा ने हमारे संविधान को, वो तारीख थी 26 नवंबर 1949 एंड द डे इट वाज इनेक्टेड इन द कंट्री, देश के अंदर लागू कब हो गया, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इन दो डेट्स का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना यानी कि उसके प्रियम्बल को देखेंगे तो इन दैट प्रियम्बल यू विल फाइंड दिस date only, that is 26th of November 1949. hereby they adopt that, उसको अंगीकृत कर रहे हैं किस तारीख को, 26 नवंबर 1950 को। देश में लागू कब कर रहे हैं, 26 जनवरी they are adopting it on 26th of November 1949 and उसको लागू कब कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को उसको वो लागू किया जा रहा है। So this was all about the making of the constitution. Guys, that was not that easy task. इतना आसान नहीं था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी उस समय जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था। हिंदुस्तान का क्या स्वरूप होगा, उस समय पार्टीशन के कारण भी बहुत सारे दंगे फसाद और हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट भी फैला हुआ था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो चुकी थी। 389 मेंबर्स से हमारे पास 299 मेंबर्स रह गए थे आखिरी, और 26 नवंबर 1949 को जब वो अडॉप्ट किया गया उसके ऊपर अगर आप हस्ताक्षर देखेंगे तो 284 मेंबर के ही आपको हस्ताक्षर वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हमारे पास 389 से संख्या आखिरी तक आते आते 284 हो गई थी। देश को गरीबी से उभारना, देश को पार्टीशन के जो दुख है उससे निजात दिलाना, किन वैल्यूज़ पे, किन मूल्यों पे देश चलेगा, देश टिकेगा, आगे कोई और देश को चलाने में दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा, इन सारे विचार विमर्श को करने के बाद ही हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। तो दिस वाज द डेलिब्रेशन यानी कि विचार विमर्श। 9 दिसंबर 1946 को मिलते हैं, 14 अगस्त 1947 को मिलते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, लगभग 11 सेशंस में 165 बार वो मीटिंग करते हैं और 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिलकर 26 जनवरी 1950 को वो देश में लागू कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, याद रखिएगा गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इट इज़ द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर गाइज। व्हाट वी हैव स्टडीड इज द मेकिंग ऑफ द Constitution. In the previous video we have studied what is Constitution, features of the Constitution, functions of the Constitution. Today we have studied making of the Constitution. That's all for today. Thank you.